अस्सलामुअलैकुम। कल तमिलनाडु की सियासत में एक तारीखी दिन देखने को मिला जब टीवीके के चीफ और मशहूर एक्टर से सियासतदान बने विजय ने तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। इस और सेरेमनी ने सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी विजय को मुबारकबाद दी और नए दौर के लिए अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमिलनाडु में सियासी हलचल उस वक्त और तेज हो गई जब इलेक्शन नतीजे सामने आए और टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। पार्टी ने 108 सीट हासिल किए और इसके बाद हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। इलेक्शन के नतीजे 4 मई को सामने आए थे और इसके बाद विजय लगातार छोटी और बड़ी सियासी जमातों के लीडर से मुलाकात करते रहे ताकि अपनी हुकूमत बनाने के लिए पूरी हिमायत हासिल कर सके। आखिरकार सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे पार्टीज ने टीवीके को सपोर्ट देने का फैसला किया और इसी सपोर्ट की वजह से विजय की हुकूमत बनाने की राह साफ हो गई। सबसे बड़ी सियासी तब्दीली उस वक्त देखने को मिली जब कांग्रेस ने अपने कई सालों पुराना अलायंस डीएमके का साथ तोड़ दिया, टीवीके को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। इस एक फैसले ने तमिलनाडु की सियासत का पूरा इक्वेशन बदल दिया और विजय की पोजीशन मजबूत होती चली गई। गवर्नर से विजय की कई राउंड्स में मुलाकात हुई थी। पहले गवर्नर ने इन्हें हुकूमत बनाने की दावत नहीं दी थी क्योंकि गवर्नर को नंबर्स पर यकीन नहीं हो रहा था। राजभवन के सोर्सेस के मुताबिक गवर्नर उस वक्त तक मुतमईन नहीं थे जब तक विजय तमाम सपोर्टिंग पार्टीज के ऑफिशियल सपोर्ट लेटर लेकर आए। इसके बाद विजय ने मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट लेटर्स को जमा किया और फिर दोबारा गवर्नर से मुलाकात करी। इसी मुलाकात के बाद सियासी सूरत हाल बदल गई और गवर्नर ने विजय को हुकूमत बनाने की रस्मी दावत दे दी। जब विजय गवर्नर से मिले, लोक भवन पहुंचे तो इनके साथ टीवीके के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे जिनमें के और आधव अर्जुना खास तौर पर शामिल थे। विजय ने पिछले चंद दिनों में लगातार सियासी मीटिंग और स्ट्रैटेजी पर काम किया ताकि असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल किया जा सके। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि तमिलनाडु की सियासत में इतनी तेजी से इक्वेशन बदलना एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद संडे की सुबह यानी कल सुबह विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। इनके कसम बरादरी तकरीब को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और टीवी के सपोर्टर्स में जबरदस्त जोश देखने को मिला। विजय की सियासी जर्नी को भी लोगों ने तारीखी करार दिया क्योंकि एक फिल्म सुपरस्टार से चीफ मिनिस्टर बनने तक का यह सफर बहुत तेजी से तय हुआ। अब अगला सबसे अहम मरहला असेंबली में ट्रस्ट वोट होगा जो गवर्नर की हिदायत के मुताबिक 31 मई 2026 तय मुकम्मल करना जरूरी है। इसी ट्रस्ट वोट के जरिए विजय को असेंबली फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। लेकिन इस ऑथ सेरेमनी के बाद एक नई सियासी और तहजीबी कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई। तकरीब के दौरान तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग तमिल ताई वाजतु तीसरे नंबर पर बजाया गया जिस पर अपोजिशन पार्टीज और खुद टीवीके के अलायंस ने सख्त एतराज जताया। तमिलनाडु में आमतौर पर गवर्नमेंट फंक्शंस की शुरुआत तमिल स्टेट सॉन्ग से होती है और आखिर में नेशनल एंथम बजाया जाता है, लेकिन इस मर्तबा पहले वंदे मातरम बजाया गया, फिर नेशनल एंथम और उसके बाद तमिल ताई वाजतु को प्ले किया गया। इसी बात पर बहुत बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया। यह कंट्रोवर्सी उस वक्त और ज़्यादा गर्म हो गई जब कुछ दिन पहले यूनियन कैबिनेट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट को नेशनल हॉनर एक्ट में तब्दील की प्रपोजल को अप्रूव किया था। इस नए प्रपोजल के मुताबिक वंदे मातरम को नेशनल एंथम, जना गना मना को बराबर अहमियत देने की बात की गई थी। यानी अगर कोई नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम की तौहीन करे या रुकावट पैदा करे तो उस पर एक जैसा सजा लागू हो सकती है। इसी नए सेंट्रल डायरेक्टिव के बाद कई स्टेट में फॉर्मल और गवर्नमेंट इवेंट में वंदे मातरम बजाने को लाजमी बनाया गया। तमिलनाडु में इसी सेंट्रल डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए कसम बरादरी तकरीब में वंदे मातरम को सबसे पहले बजाया गया, लेकिन सीपीआई ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया। सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी एम वीरपंदियान ने फौरन एक खत जारी किया और कहा कि तमिलनाडु की सालों पुरानी रिवायत को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हर ऑफिशियल फंक्शन तमिल ताई वाजतु से शुरू होता है और नेशनल एंथम पर खत्म होता है। उनके मुताबिक राजभवन की हिदायत पर वंदे मातरम को पहले और तमिलनाडु के सॉन्ग को तीसरे नंबर पर रखा तमिल रिवायत और तमिल कल्चर की तौहीन का बराबर है। वीरपंडिया ने अपने बयान में कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को अवाम को बताना चाहिए था कि इस फैसले के पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने टीवी के लीडरशिप से भी मुतालबा किया कि तमिल ताई वाजतु को हमेशा पहली अहमियत दी जाए और इसी गलती दोबारा ना की जाए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर विजय और प्रोटेम स्पीकर से भी अपील की कि असेंबली सेशन और फ्यूचर गवर्नमेंट फंक्शन में पहले तमिल ताई वाजतु और आखिर में नेशनल एंथम ही बजाया जाए। सीपीआई लीडर ने इस इशू को तारीखी और आइडियोलॉजिकल एंगल से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक के दौरान भी यह फैसला हुआ था कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक खास देवी के लिए
लिखा गया था और इसमें मजहबी पहलू मौजूद था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राजभवन की तरफ से जो नई अग्रीमेंट आई है वो तमिलनाडु की तहजीबी और सियासी रिवायत के खिलाफ है। जब ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ने लगी तो टीवीके ने खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की। पार्टी के मिनिस्टर आदव अर्जुना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीवीके भी इस बात से मुताफिक नहीं थी कि तमिल इन्वोकेशन सॉन्ग को तीसरे नंबर पर बजाया गया। उन्होंने कहा कि नीरारम से शुरू होने वाला तमिल इन्वोकेशन सॉन्ग एक सदी पुरानी तारीखी और तहजीबी विरासत रखता है और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसी स्टेट एंथम का दर्जा दिया हुआ है। सियासी ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यह पूरा मामला बीजेपी और सेंटर को एक सियासी मैसेज देने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटी हमेशा बहुत सेंसिटिव इशू रहा। इसीलिए तमिल सॉन्ग को तीसरे नंबर पर रखना पोजीशन पार्टीज और तमिल आइडेंटिटी ग्रुप को पसंद नहीं आया। कई लोगों का कहना है कि सेंटर की तरफ से नए रूल्स लागू करने की वजह से स्टेट और सेंट्रल ट्रेडिशनल के बीच टकराव सामने आ रहा। दिलचस्प बात यह रही कि वेस्ट बंगाल में एक दिन पहले होने वाली ऑन सेरेमनी में इस तरह के सेंट्रल रूल्स फॉलो नहीं किए गए। वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की कसम बरादरी तकरीब हुई थी, जहां बीजेपी ने पहली बार हुकूमत बनाई और इस तकरीब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के फंक्शंस के दरमियान प्रोटोकॉल का फर्क भी सियासी बहस का हिस्सा बन गया। इस पूरे सियासी ड्रामे के दौरान विजय की बॉडी लैंग्वेज और सियासी कॉन्फिडेंस भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। जी हां, और सेरेमनी में वो अपोजिशन लीडर्स के साथ नजर आए और सियासी ऑब्जर्वर्स के मुताबिक वो अब नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर सकते हैं। तमिलनाडु में उनकी हुकूमत के सामने अब बहुत बड़े चैलेंजेस भी होंगे, जिनमें अलायंस को मजबूत रखना, ट्रस्ट वोट जीतना और सेंटर के साथ रिलेशन बैलेंस करना शामिल है। फिलहाल तमिलनाडु की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक फिल्म सुपरस्टार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, नए अलायंसेस तैयार हो रहे हैं और स्टेट आइडेंटिटी और नेशनल प्रोटोकॉल के बीच बहस तेजी से होती जा रही है। अब सबकी नजरें असेंबली ट्रस्ट वोट और विजय की हुकूमत के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो क्या आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बीजेपी में आने के लिए ऑफर दे रहे हैं? कल इनकी कुछ इनडायरेक्टली बातों से यही लग रहा था। तेलंगाना की सियासत में एक ऐसा जुमला सामने आया जिसने पॉलिटिकल सर्कल में जबरदस्त हलचल मचा दी। बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तेलंगाना के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दिया गया मैसेज अब हर तरफ डिस्कशन का टॉपिक बन चुका। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने एक सियासी अंदाज में रेवंत रेड्डी को इशारा देते हुए कहा कि अकेले स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है जब प्रीमियम मेंबरशिप अवेलेबल है। इस जुमले ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। लोग इस बात को एक नॉर्मल सियासी मुलाकात नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं। मोदी का दूसरा जुमला भी काफी वायरल हो रहा है, जहां इन्होंने कहा अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें और ऊपर ले जाऊंगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस पर सियासी दायरे में अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ मजाक और सियासी तंज था, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स मजे लेते हुए कह रहे हैं कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म से सीधा कैरियर काउंसलिंग सेशन तक बात पहुंच गई है। मतलब अब सियासत सिर्फ पोजीशन और रूलिंग पार्टी तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि प्रमोशन और पॉलिटिकल फ्यूचर की डिस्कशन भी खुलकर होने लगी है। तेलंगाना की सियासत वैसे ही काफी सेंसिटिव और इंटरेस्टिंग फेज में चल रही है। एक तरफ कांग्रेस अपनी हुकूमत को मजबूत करने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तेलंगाना में अपना बेस मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही कह दिया है तेलंगाना में अब की बार मोदी सरकार। ऐसे में पीएम मोदी का ये अंदाज और इस तरह के जुमले नेचुरली सियासी हवा को और तेज कर देते हैं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और कोई चीज़ राय का दाना के बराबर भी होगी तो हम इसे ले आएंगे और हम हिसाब के लिए काफ़ी है। सूरह अंबिया आयत 47। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।